हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी की बुक जो हमारी हिंदी सब्जेक्ट की है उसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ 6 to 12th क्लास तक के ऑल चैप्टर्स के साथ। ठीक है, ऑलरेडी मैं 6th और 7th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ चुकी हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी कैंडिडेट ने नहीं देखी है तो देखिए, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और बाकी जो केवीएस, यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी की जो हमारी क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगी। हाल फिलहाल के लिए मैंने उन्हें रोक दिया है इसलिए ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फॉर्म फिल वाला प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो उसे मैं साइड बाय साइड स्टार्ट करती रहूंगी। ठीक है, बट फिलहाल बीच बीच में आप लोगों को कुछ क्लासेस मिलती रहेंगी। बस अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दीजिए ताकि मेरा मोरल डाउन ना हो। बहुत सारा एक तरीके से क्लासेस नहीं आप लोग देख पा रहे हैं, या आई डोंट नो, बीच में बहुत लंबा गैप हो गया था इन्फो टीचिंग के लिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर पाऊं। अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए ताकि मैं ऐसे ही क्लासेस लेकर आती रहूं आप लोगों के लिए। तो आज का जो चैप्टर है वो क्लास 8 वसंत भाग 3 से रहेगा, जिसमें हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे पूरी व्याख्या के साथ, पूरा संक्षेप के साथ, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ। तो ये चैप्टर 1 है हमारा। और ये साथ के साथ जो टीजीटी एंड पीजीटी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लर्निंग, वो भी या उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल रहेगा। और साथ के साथ जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो लाख की चूड़ियां जो चैप्टर है, इसके जो लेखक हैं वो हैं कामता नाथ जी, और इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1934 और मृत्यु हो गई थी इनकी 7 दिसंबर 2012 में। ठीक है, और जन्म स्थान और मृत्यु का स्थान इनका लखनऊ में ही हुआ है। और ये चीज मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक बता दी है कि लेखक कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु भी लखनऊ में हो गई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत सारी चीजें या एक तरीके से बदलाव को ज्यादा इन्होंने मेंशन किया है, बताया है क्या परिवर्तन आया है अब के टाइम में और पहले के टाइम में। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये कहानियां लेकर आए हैं इस तरीके की। और भी चीजें, और भी कहानियां हैं इनकी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इजीली सर्च करके देख सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो कामता नाथ जी की जो ये कहानी है लाख की चूड़ियां, इसमें बताया गया है कि शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित किया गया है। मतलब अब के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी विकास जो हुआ है हमारे देश में, वो क्या हो गया, उससे एक नेगेटिव पॉइंट ये निकल कर आया है कि जो हैंडमेड चीजें गांव के लोग बनाते थे और अपना कामकाज, जो अपना जीवन यापन करते थे, वो एक तरीके से उनका खत्म हो गया है। क्योंकि नई नई चीजें आ गई है, नई नई मशीन आ गई है, तो लोग अब हैंडमेड चीजें नहीं खरीदते हैं और जो मशीनी चीजें हैं उन्हें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। और वो पहले के टाइम पे होता था, और अब जो हमारी नई पीढ़ी आई है वो कहीं ना कहीं अब पुरानी चीजों को खरीदना मतलब कि पसंद नहीं करती है, अब नई चीजों को ज्यादा पसंद करती है न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उसी बेस पर ये कहानी लिखी गई है। इन्होंने अपना पूरा एक मतलब अनुभव बताया गया है इसमें। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार से या प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के साथ साथ आर्थिक कारणों को भी स्पष्ट करती है। मतलब नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि गांव के जो लोग होते हैं वो हैंडमेड चीजें बनाकर, हाथों से कुछ ना कुछ बनाकर बेचते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उनका जो मतलब कि जीवन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता है, चलता है, खाना पीना, रहन सहन। बट वो चीजें अब आज के टाइम पर कहीं ना कहीं उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं पहले के जमाने के हिसाब से और आज के जमाने के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो उसी बेस पर ये कहानी लिखी गई है इनके द्वारा। तो चलिए व्याख्या के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ज्यादा मैंने लॉन्ग इसकी व्याख्या नहीं रखी है, पूरी कहानी तो आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे, बट इसका एक शॉर्ट जो व्याख्या है वो मैंने यहाँ पर पेश की है। तो होप सो आप लोगों को इसी व्याख्या के थ्रू पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो जो लेखक है कामता नाथ जी, इन्होंने अपना नाम इस कहानी में बताया है जनार्दन। ठीक है, तो जनार्दन इनका नाम है इस कहानी में। आप लोग जब एनसीईआरटी की बुक में से कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उन्होंने अपना जो अनुभव है वो यहाँ पर व्यक्त किया है कि जब लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल
या नाना या नानी के घर या अपने मामा के घर या पास जाया करते थे, तो 1-1.5 महीने या महीना रहकर आते थे। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी जाती थी बचपन में नाना नानी के घर। उस टाइम पर जो सुकून मिलता था, उस टाइम पर जो मतलब एक तरीके से मजा आता था मतलब पूरे जीने का, वो आज के टाइम पर नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम पर फैसिलिटीज नहीं होती थी इतनी ज्यादा, तो भी हम लोग जीते थे इतने अच्छे से, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो सब यादें बनकर रह जाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं मतलब ये महसूस किया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना इस बात को। तो यहाँ पर लेखक भी बोल रहे हैं कि वो ननिहाल में जाते थे अपने मामा के घर, 1-1.5 महीना रहकर आते थे। वहां पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख की गोलियां एक तरीके से छोटी छोटी गोलियां होती है। लाख आप लोगों को एक धातु कह सकते हैं जो ज्यादातर चूड़ियां बनाने में या चूड़ियां बनती हैं उसकी, और जो गोल्ड होता है उसमें कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा मतलब कि हैवी करने के लिए, वेट उसका थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए उसे लगाया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होगी और आप लोगों के घर में कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी। ठीक है, तो जो लेखक है वो उसको सबसे ज्यादा जो पसंद था वो बदलू नाम का व्यक्ति था, क्योंकि वो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह पेशे से मनिहार था। मनिहार यानी कि चूड़ियां बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। मुंगेरी क्या होता है? मुंगेरी एक बेलन टाइप का होता है। ठीक है, और इस बेलन टाइप में क्या होता है कि वो मतलब कि इन चूड़ियों को गोल आकार देता था, परफेक्ट शेप आ जाती थी उनके ऊपर, ऐसे इस तरीके से चढ़ाकर। वो मतलब एक बेलन टाइप का कह सकते हैं आप लोग, थोड़ा मजबूत होने वाला, या लोहे का ही होता था वो। ठीक है, उस पे उन चूड़ियों को चढ़ाकर एक गोल आकार दिया जाता था, परफेक्ट शेप, और इस तरीके से वो बनाया करता था लाख की चूड़ियां। कौन? बदलू। ठीक है, लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहा करता था। बदलू काका मतलब कि गांव के और भी लोग उन्हें बदलू काका कहते थे, तो वैसे ही लेखक यानी कि जो जनार्दन है वो भी बदलू काका कहते थे। आसपास की औरतें भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियां के बदले पैसे ना देकर अनाज लिया करता था। एक आप लोगों ने मतलब वो सुना होगा, आई थिंक इकोनॉमिक्स में आएगा, आप लोग अगर 10th 11th 12th के स्टूडेंट होंगे तो वहां मतलब उस टाइम पर ये आएगा कि वस्तु विनिमय आएगा, जिसमें हम मतलब कोई भी चीज देकर और कोई चीज ले सकते हैं। और ये आप लोगों ने पहले के टाइम पर भी देखा होगा, गांव में ज्यादातर ये चलता था कि गेहूं या सरसों या कुछ ना कुछ देकर, चावल देकर या धान देकर और कुछ सामान खरीदा जाता था। तो उस टाइम पर ये होता था। तो यहाँ पर भी लेखक यही बता रहे हैं कि वह चूड़ियों के बदले पैसा ना लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौके पर वह चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? बदलू काका के बारे में बात की गई है कि वो चूड़ियां बनाने का काम करते थे और वो किस तरीके से उन चूड़ियों को बेचा करते थे। देन है पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण। बदली का मतलब होता है ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जब मतलब जो लेखक के पिता हैं उनकी बदली एक दूर शहर में होने के कारण जो लेखक है वो 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। बचपन में सबको रुचि होती है, हमें, तुम्हें, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहता था इधर उधर जाने का। पर अब जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई, करियर और रिश्ते नाते इन सब चीजों से जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो इंटरेस्ट होता है, एक रुचि होती है और एक्साइटमेंट, जो उत्साह होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। तो इसी बात से कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नया जो तकनीकी हमारे देश में आया है, वो कैसे मतलब कि लोगों में परिवर्तन ला गया है। ठीक है, लाख की चूड़ियां आज के टाइम पर बहुत कम लोग पहनते हैं। अगर मैं पर्सनल इस चीज को बताऊं तो बहुत कम लोगों के पास लाख की चूड़ियां मिलेंगी। ज्यादातर वो लोग कांच की चूड़ियां ही पहनना पसंद करते हैं। ठीक है,
एक दिन उसके मामा यानी कि जो बदलू हैं, उनके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई थी और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया था, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। ठीक है, इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया था। तो यहाँ पर मतलब जो लेखक हैं वो अपनी बात बता रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर बदलू बोल दिया था। तो लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि उनके मामा की लड़की एक बार बारिश में, बरसात में फिसलकर गिर गई थी, तो कांच की चूड़ियां जो थी वो उसके मतलब कि कलाई में चुभ जाती है और घाव हो जाता है। और उसके मामा उस टाइम पर घर पर नहीं थे, तो उसकी मरहम पट्टी उस लेखक को ही करनी पड़ती है। तब उसे बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। बदलू काका का शरीर बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। ठीक है, बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। बर्बाद मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जो औरतें थी, जो स्त्रियां थी, वो कहीं ना कहीं कांच की चूड़ियों को ज्यादा प्रेफर करती थी। तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो काम खत्म हो गया लाख का। ठीक है, उसकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं, इसीलिए जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज हैं, वो उन्हें ज्यादा पहनना पसंद करती हैं बतौर लाख की चूड़ियों के। तो यहाँ पर किसके बीच में बात चल रही है? बदलू और जो जनार्दन है, जो लेखक हैं, उनके बीच में ये बात चल रही है। सबसे पहले तो आप जब कहानी पढ़ोगे ना, जो मतलब डिटेल में कहानी पढ़ोगे, उसमें ये चीज भी बताई गई है कि पहले तो जो मतलब कि बदलू है, उन्होंने उस लेखक को पहचाना ही नहीं था। वो 2-3 मिनट तक कुछ ना कुछ बात करते रहे लेखक बदलू से, बट बदलू ने पहचाना ही नहीं था। वो अपने काम में लगे रहे। जब धीरे धीरे और भी बातें निकल कर आई, बचपन की बातें उन्होंने बताई, तब जाके वो उनसे बात करने लगे और तब उन्हें सारी डिटेल में वो बातें बताने लगे कि किस तरीके से लाख की चूड़ियों का काम खत्म हो गया है, लोग क्या क्या चीजें पहनने लगे हैं और किस तरीके से उनका जो व्यवसाय है, जो उनका काम धंधा था, वो अब रुक गया है। ठीक है, इस बीच जो बदलू की जो बेटी होती है रज्जू, वो डलिये में आम लेकर आती है। क्यों आम लेकर आती है? क्योंकि जो लेखक को पता होता है कि उनका एक बाग होता है आम का, और आम के बारे में पहले वो पूछते हैं कि आपका आम का बाग कैसा है और आम कैसे चल रहे हैं। तब उन्हें और मतलब कि इंटरेस्ट आ जाता है बदलू को उनसे, और तब उन्हें याद भी आ जाता है कि ये पर्सन कौन है, ये इंसान कौन है। तो फिर धीरे धीरे इन लोगों की बातचीत होती है। तो फिर बदलू अपनी बेटी को बुलाते हैं रज्जो कि डलिया में आम लेकर आ जाओ। तो वो आम लेकर आती है। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई थी कि जो रज्जो थी, जो बदलू की बेटी थी, उसने लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी। तो लेखक देखता है। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, कि लास्ट जोड़ी जो उन्होंने चूड़ियां बनाई थी वो यही है जो उसकी बेटी ने पहनी हुई थी, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका स्वाभिमान देखा। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका एक स्वाभिमान था कि भाई हम इतनी मेहनत से और इतनी सुंदर चूड़ियां बनाते हैं और उसके कोई इतना कम दाम लगाए, तो बहुत एक मतलब कहीं ना कहीं बुरी बात थी उस टाइम पर। तो ये चीज कहीं ना कहीं लेखक को बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस तरीके से बात की उनसे। जैसा कि मशीनी युग की वजह से काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन वह हारे नहीं थे। और यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि वे हारे नहीं थे, वे पीछे नहीं हटे थे। उसका व्यवहार कांच की चूड़ियां जैसा ना था, अर्थात कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था कि आसानी से टूट जाए। वे बहुत ही कठोर परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम में विश्वास रखने वाले थे। तो ये एक व्याख्या थी, जो मतलब छोटी सी शॉर्ट समरी थी जो मैंने आप लोगों के सामने बताई है। और होप सो इसी समरी के थ्रू आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी और ये सारे जो शब्दार्थ हैं ये मैंने पूरी बुक से लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। लाख जिसे लाहा बोलते हैं, चाव, खुशी, गोलियां, कांच मतलब कंचे, मोह, आकर्षित, सहन, आंगन, वृक्ष, पेड़, भट्टी, अंगीठी, दहकती, जलती, चौखट, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, सलाख, धातु की छड़, बेलन नुमा, मंगूरिया मतलब कि गोल लकड़ी।
ठीक है, मंगूरिया भी मैंने बेलन की तरह बताया था। पश्चात बाद में नववधू यानी कि नई बहू, इसमें बहुत सारे शब्दार्थ होंगे जो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होंगे। मनिहार चूड़ी बेचने वाला, पैतृक पिता संबंधी, वास्तव हकीकत खपत बिक्री, वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु। अभी मैंने बताया था कि ये आप लोगों के इकोनॉमिक्स वाले मतलब सब्जेक्ट में आएगा ये, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट रहेंगे आगे तो ये कहीं ना कहीं उसमें आता है वस्तु विनिमय। विवाह शादी, कसर कमी, लोहे लगना मुश्किल होना, घरवाली पत्नी, ढेरों बहुत सारा, पगड़ी पग, बहुधा हमेशा, अवधि समय, रुचि लगाव। देन है विरले बहुत कम, सहसा अचानक, आंगन बेड़ा, मरहम पट्टी घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, चबूतरे का मतलब होता है ऊंचा या चौरस स्थान, खाट चारपाई, निहारता एकटक देखना, अतीत के चित्र पुरानी यादें, दृष्टि नजर, भट्टी चूल्हा, प्रचार चलन, नाजुक मुलायम, दमा लगातार खांसते रहना, फब सुंदर, ढल कमजोर, उभर दिखने लगी, शंका दुविधा या शक, भाप जानना, फसली खांसी बदलते मौसम के कारण हुई खांसी, व्यथा दुख, हाथ काटना, बेरोजगार करना। मतलब यहाँ पर ये चीज या इसी चैप्टर में से पूरी डिटेल में मैंने लिए हैं। आप लोग एनसीईआरटी की बुक जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वो सारे के सारे यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए शब्दार्थ। लहकर खुश होकर, मुखातिब सामने मुख कर बोलना, मुंह करके बोलना, चौगुने चारगुना, बखत समय, अंजुली हथेली, ठिठक का मतलब होता है रुख। ठीक है, तो ये थे सिलेक्टेड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कहानी से के हैं, कहानी से, जो नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर को एनसीईआरटी में, कहानी से या कहानी से आगे के। तो आगे वाले मैं नहीं करा रही हूँ, वो आप लोग सेल्फ करना, क्योंकि वो एक तरीके से सेल्फ करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें सर्च करनी पड़ेंगी तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और ये सारे के सारे मैं सेल्फ करवा रही हूँ अपनी तरफ से कहानी से में। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि वो अपने गांव में जो लेखक था वो चाव से जाता था और बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू उसे लाख की गोलियां या कंचे बनाकर देता था जो उसे बहुत पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे ज्यादातर एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। तो उस टाइम पर जो लेखक था वो भी बच्चा था, वो एक दूसरे को देखकर उसे बदलू काका ही मतलब कि कहता था कि बच्चे जैसे बोल रहे हैं वैसे वो ही कहता था। सेकंड क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया है और इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बताया गया है कि वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में एक वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। तो आज के टाइम पर पैसे देकर कोई चीज मिलती है, पहले के टाइम पर इवन राजा महाराजाओं के टाइम पर भी ऐसा होता था कि कोई ना कोई चीज देकर कोई ना कोई चीज मिलती थी। और जैसे भैंस है, गाय है, घोड़े हैं, उनके बदले कोई चीज मांग ली, इंसानों के बदले भी इंसान मांग लिए जाते थे। तो वो पद्धति पुराने टाइम से चलती आ रही है। तो ये है विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली। देन है हमारे सामने क्वेश्चन थर्ड, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा या किस समस्या की ओर संकेत किया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, चैप्टर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को सेल्फ बनाकर भी लिख सकते हैं। मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प यानी कि जो हैंडमेड चीजें होती हैं, तो वही चीज मैंने बताई थी, हैंडमेड चीजें या हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आमदनी साधन ना रहा, आमदनियों का जो साधन है वो ना रहा। लोग आर्थिक कहीं ना कहीं कमजोर हो गए, लोग बेरोजगार हो गए और मतलब एक तरीके से बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई। पैतृक व्यवसाय बंद हो गए। पैतृक व्यवसाय जो उनके दादा परदादाओं के जो जमाने से चली आ रहे हैं जो व्यवसाय थे वो कहीं ना कहीं बंद हो गए थे, जो वो भी कर रहे थे। ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करती है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय बंद हो गया था। इसका
उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, उसकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसलिए इसे आप लोग सेल्फ भी बनाकर लिख सकते हैं, और यहां से ना लिखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। मशीनीकरण के आने तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों के कांच की चूड़ियों को पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से नहीं छिपी सकी। मतलब एक तरीके से कौन सी व्यथा थी, तो यहाँ पर जब लेखक और बदलू जब आपस में बात करते हैं तो लेखक कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें पूछता है उनसे। पहले तो बदलू इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि नहीं उन्हें याद आता था कि ये कौन है। फिर धीरे धीरे जब याद आता है कि ये वही बच्चा है जो बचपन में मुझसे गोलियां लेकर जाता था, और जब वो बड़े मतलब कि एक होता नहीं है कि जब कोई इंसान हमारी प्रॉब्लम हमारी समस्या को समझता है तो उसके सामने हम अपने सारी चीजों को मतलब कि खोल के रख देते हैं कि ऐसा है वैसा है। ऐसे ही बदलू ने किया। जब उससे उसके बारे में लेखक ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो वहां पर बदलू ने भी अपनी सारे मन की जो व्यथा थी उसे प्रकट कर दी। ठीक है। देन है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग के कारण बदलू का जो सुखी जीवन था वो दुख में बदल गया। गांव की सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था। उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही थी। इसी कारण शादी ब्याह से मिलने वाला अनाज, कपड़े, अन्य उपहार उसे भी नहीं मिलते थे। वह उसकी जो आर्थिक हालत थी वो बिगड़ गई थी, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था या स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा था। तो ये बदलाव आया मशीनी युग से बदलू के जीवन में। देखिए कहानी आप लोग चाहे 4 पेज की कहानी हो, चाहे 5 की हो, चाहे पूरी एक बुक हो, ठीक है। आप लोगों ने शॉर्ट अगर स्टोरी समझ ली तो उसी के बेस पर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को से जो स्टूडेंट हैं, जो 8th क्लास के 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों को बस यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग सेल्फ क्वेश्चंस बनाना सीखें, ताकि आगे चल के आप किसी अदर लेवल पे, बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, हिंदी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, या 10th और 12th में जो मतलब कि आता है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो वहां पर आप लोग सेल्फ लिख सकें। कोई आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। याद करने की जरूरत ना पड़े, रटने की जरूरत ना पड़े। तो सेल्फ करने की कोशिश कीजिए, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैंने हिंट के तौर पर आप लोगों को क्वेश्चंस दे दिए हैं। होप सो ये क्लास आप लोगों के लिए अच्छी रही हो। सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक बाय लाइक इट एंड डू कमेंट ऑल्सो। अपना पॉजिटिव फीडबैक दें ताकि मुझे ऐसे ही क्लास लाने में कोई हेजिटेशन ना हो, कोई झिझक ना हो, या मैं ये ना सोचूं कि भाई कोई तो देखता नहीं है, क्या करूं। नहीं, मैं वैसे कोशिश कर रही हूं, मैं बंद नहीं करूंगी क्लासेस लेना, क्योंकि इन्फो टीचिंग को मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। और बीच में 3 साल तक मैं रेगुलर नहीं थी, 3 से 4 साल हो गए थे, और बट अब कंटिन्यू कर रही हूं मैं। पूरा एक पॉजिटिव सपोर्ट दीजिए। 5 से 6 साल की मेहनत इसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। बस आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।